नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, ये क्लास है हमारी लोअर पीसीएस के लिए। अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं उनका हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ, क्वेश्चन का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो उसी क्रम में ये आधुनिक भारत के मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ठीक ठाक स्तर के हैं। इनको आप लगाओगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा युग्म सही है। पहला है सहायक संधि, आगे लिखा है लॉर्ड वेलजली। लेब्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सही है। नीचे कूट दिया हुआ है, ठीक है, देख लो आप। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3। तो आप लोगों ने इसका जवाब देख ही लिया होगा, सोच ही लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, याद रखना। सहायक संधि को देने वाले थे लॉर्ड वेलजली। लेब्स का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स इसे बोलते हैं, इसको दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। और स्थायी बंदोबस्त दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब सहायक संधि क्या होती है? सहायक संधि के अंतर्गत जो भी राजा, जो भी देशी राजा अपने पड़ोसी राजा से युद्ध कर रहे होते थे, उनसे बचना चाहते थे या उन्हें ज़्यादा पावर दिखाना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेते थे, जिसके अंतर्गत उनको अपने राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी। और वो सेना होती थी अंग्रेजों की, लेकिन खर्चा होता था किसका? उस राजा का जो उसको रखता था। और एक रेजिडेंट भी रखना पड़ता था, जिससे बिना पूछे आप किसी से भी ना तो युद्ध कर सकते हैं, ना ही कोई संधि कर सकते हैं। यानी ये रहेगा अंग्रेजों की तरफ से, और तब आप जो है काम करोगे। तो ये थी सहायक संधि, है ना। आप लोग कमेंट करके बताओ सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें क्या होता था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के अंतर्गत वे राजा जिनका अपना कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, उन राजाओं को गोद लेने की प्रथा बैन कर दी गई। यानी अगर आपके कोई खुद का बच्चा नहीं है तो आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। और आप राजा हो, आपका खुद का कोई बच्चा नहीं है, तो आपका राज्य आपके बाद कहाँ चला जाएगा? अंग्रेजों के पास चला जाएगा, क्योंकि गोद लेने की प्रथा को यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया। झांसी जो राज्य था वो इसी तरीके से ही अंग्रेजी शासन में मिलाया गया। फिर आता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भू राजस्व है उसकी दर को निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जो भी भू राजस्व है ना, हम ये पता कर लेते हैं कि पिछले 10 साल में, 15 साल में कितना उपज हुआ है, उसके आधार पर हम लोग प्रॉपर एक स्थायी दर निर्धारित कर देते हैं, ठीक है। और इसी को कहा गया स्थायी बंदोबस्त। और इसकी वसूली के लिए कौन लोग लगाए गए? वो कहलाए जमींदार। तो जमींदारों को इस कर की वसूली के लिए यहाँ पर रखा गया। तो ये तीनों ही ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह में मद्रास और बंबई सेना ने व्यापक रूप से भाग लिया। पहला कथन। दूसरा कथन, पंजाब के सिख शासकों ने अधिकांशतः अंग्रेजों का साथ दिया। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1857 की क्रांति बहुत लोगों ने पढ़ी है, लेकिन इस क्वेश्चन को हर आदमी नहीं कर सकता जब तक उसने डिटेल में इन टॉपिक्स को ना पढ़ा हो। देखो अब इसमें एक एक करके देखते हैं। 1857 के विद्रोह में मद्रास और बंबई की सेना ने व्यापक रूप से भाग लिया। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वो मेनली उत्तर भारत में हुआ है, ठीक है। उत्तर भारत में हुआ है, यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, बंगाल में हुआ है, इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। दक्षिण भारत तक वो कभी पहुंचा ही नहीं। तो मद्रास की सेना उसमें भाग ले रही है या फिर बंबई की सेना भाग ले रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन लोगों को तो पता भी नहीं था कहाँ विद्रोह कैसे हो रहा है, तो जब इन्हें पता ही नहीं है तो भाग कैसे लेंगे? तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, पंजाब के सिख शासकों ने अधिकांशतः अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसका जवाब है हाँ, ये बात सही है। 1857 के विद्रोह के समय बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। उदाहरण के लिए जैसे पहला तो यही हो गया, पंजाब के सिख राजा दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में एक राजा होते थे, टिहरी के राजा, ठीक है, उनका नाम था सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह जो टिहरी के राजा थे उत्तराखंड में, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा अगर आप देखो तो अंग्रेजों का साथ नेपाली लोगों ने भी, यानी नेपाल में कौन होते हैं? गोरखा। तो गोरखाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1816 में हुई थी संगौली की संधि, जिसके अंतर्गत उस संधि में ये प्रावधान था कि अगर अंग्रेजों को कोई समस्या होती है तो उनकी सहायता के लिए
अंग्रेजों की सहायता के लिए गोरखाओं को भेजा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। तो इसका स्टेटमेंट केवल 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में केंद्रीय विधायिका का विस्तार किया? अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 1861, 1892, 1909 और 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही साथियों 2 प्रकार की यानी केंद्रीय विधायिका का विस्तार करके 2 सदन बनाए गए। पहली बनी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, और दूसरी बनी साथियों राज्य परिषद, ठीक है। तो ये विस्तार हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो लोकसभा और इसको समझ लो राज्यसभा, यानी ये हो गया निम्न सदन और ये हो गया उच्च सदन। तो इसको आप लोग याद रखना। इसको बोलते हैं मांग टेक्स क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये इसका एक अन्य नाम भी है, महत्वपूर्ण है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अच्छे से मॉडर्न इंडिया पढ़ा है वही इसको कर पाएंगे, जो ऊपर ऊपर से पढ़े बैठे हैं उनको, उनसे ये नहीं होने का। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ऑप्शन है बंग भंग, कांग्रेस की स्थापना, और अगला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन या होम रूल आंदोलन। किससे जुड़ा हुआ है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब है कांग्रेस की स्थापना। याद रखना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में, और कांग्रेस की स्थापना जो है वो इसी सिद्धांत के साथ की गई कि सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करेगा, ठीक है। एओ ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे और लॉर्ड डफरिन के समय पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना करने वाले अंग्रेज थे, ठीक है, हम सब लोग जानते हैं। तो अंग्रेजों ने इसे इसलिए बनाया क्योंकि अंग्रेज 1857 के विद्रोह से डर गए। उनको लगा कि अगर दोबारा से हिंदू मुसलमान एक हो गए और फिर से कोई बड़ा ऐसा विद्रोह कर दिया तो हम तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इनके गुस्से को, इनके अंदर जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए एक प्रॉपर इन्हें एक ऐसा स्टेज दे दो, एक ऐसी मंच दे दो जहाँ के माध्यम से अपना गुस्सा निकालते रहें और कभी कोई बड़ा विद्रोह ना हो पाए। इसी सोच के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई साथियों, ठीक है, और यही है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में इसका जो है उल्टा हो गया। जब कांग्रेस से राष्ट्रवादी लोग जुड़ने लगे तो जो संस्था गुस्से को रोकने के लिए बनाई गई थी वही संस्था भारतीयों के गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे बड़ी संस्था बन गई और आज़ादी में इसका प्रमुख योगदान रहा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें यह भी देख लो, बंग भंग आंदोलन कब हुआ है? 1905 में। कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको बताई थी 1885। स्वदेशी आंदोलन 1905 और होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन भी 2 हुए हैं, जैसे होम रूल लीग जैसे हुए हैं। तो होम रूल आंदोलन तो बेसिकली आयरलैंड का है, लेकिन होम रूल लीग 2 बनी है। एक बनाई थी तिलक ने और एक बनाई थी बेसेंट ने, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इनमें से कौन सा कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाएंगे। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। दादा भाई नौरोजी तो खैर कई बार बने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने हैं और एनी बेसेंट भी इसके अध्यक्ष बनी है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, यानी इनको आपको इनकी होने की तिथि के हिसाब से इनको सही से लगाना है। चलो देखते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कब हुआ है, 1905 में। फिर है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है दिसंबर 1906 में ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। फिर है सूरत विभाजन, दुनिया जानती है सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907, कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये आया है 1909 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल जोन यानी पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। तो ये सभी क्रम सही लगे हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो हम सब लोग जानते हैं यार, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब आया है? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929।
जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? बच्चा बच्चा जानता है। ये कहा है किसने? ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे निम्न कथनों पर विचार करिए। साइमन कमीशन में कोई सदस्य भारतीय नहीं था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन की स्थापना हुई 1927 में। 1928 में भारत आया फरवरी के महीने में, और इसमें टोटल मेंबर थे 7। सातों में से एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको कहते हैं व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन क्यों? सबके सब तो गोरे ही हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया व्हाइट कमीशन। और इसी वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। जब साइमन कमीशन भारत आया फरवरी में, तो कांग्रेस ने नारे लगाए साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लेकिन उस समय में भी साइमन कमीशन का बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जिनमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है BR अम्बेडकर का। याद रखना, जिस समय कांग्रेस साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी, उस समय साइमन कमीशन के सपोर्ट में थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने इसका पूरा सपोर्ट किया और इसको पूरा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थी वो करवाई। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के विरोध की पृष्ठभूमि में तैयार हुई। बिल्कुल सही बात है। जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन ने यह कहा कि साहब मुझे नहीं लगता कि भारतीयों में, क्योंकि उस समय लॉर्ड बर्कनहेड थे भारत सचिव, उनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। तो लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत सचिव थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीयों में इतनी अकल नहीं है कि वो संविधान बना पाए, उनमें इतना बुद्धि नहीं है। तो इस चीज़ को कांग्रेस ने सीरियसली ले लिया, और फिर कांग्रेस ने क्या किया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी को काम दिया गया कि आप संविधान का एक मसौदा तैयार करो। और तब फिर जो है संविधान का मसौदा तैयार हुआ, और उसी को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई है? देखो, साइमन कमीशन आया है फरवरी 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट आई है अगस्त 1928 में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो क्या इसका जवाब हो जाएगा? ऑप्शन दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। गांधी जी ने प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा प्रारंभ किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसने अच्छे से डीपली पढ़ा होगा, वरना ऊपर ऊपर वाले तो उड़ जाएंगे इसमें। गांधी जी ने प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा शुरू किया? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट। तो बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं चंपारण, उनका जवाब बिल्कुल गलत है। याद रखना, सवाल को पढ़िए। प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन, चंपारण तो बिहार का एक गांव है भैया, वहां लोकली आंदोलन हुआ ये नील की खेती के विरोध में 1917 में। तो ये अखिल भारतीय का होगा। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में हुआ हो। तो पूरे भारत में गांधी जी का जो पहला अखिल भारतीय आंदोलन था वो था रॉलेट सत्याग्रह, जो कि हुआ था रॉलेट कानून के विरोध में 1919 में। और आपको याद होगा जलियांवाला बाग इसी के समय हुआ था। तो याद रखना, गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह है 1919 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसे नोट डाउन कर लेना जिनको ना पता हो। आगे क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? बारदोली, खेड़ा, चंपारण या खिलाफत? तो देखो पहले इनकी डेट देख लो। चंपारण हुआ है 1917 में, खेड़ा हुआ है 1918 में, और बारदोली जो हुआ है ये हुआ है 1926 में, सॉरी, ठीक है, 1926 में। खिलाफत आंदोलन हुआ है 1919 में। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों किसानों से जुड़े हैं, ठीक है। खिलाफत का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र देश जीत गए, इंग्लैंड जीत गया, तो इंग्लैंड ने तुर्की के खलीफा के जो पावर थी, खलीफा बैठता था तुर्की में, उसकी पावर को छीन लिया, उसके क्षेत्र को कम कर दिया। इस वजह से दुनिया भर के मुसलमान गुस्सा हो गए, क्योंकि खलीफा का जो पूरा साम्राज्य था वो कहलाता था खिलाफत। तो खलीफा की सल्तनत को बचाने के लिए जो आंदोलन किया गया मुसलमानों के द्वारा, वो था खिलाफत आंदोलन। और पूरे दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं तो भारत के मुसलमान पीछे थोड़ी रहेंगे, तो उन्होंने भी आंदोलन किया, और यही आंदोलन कहलाया खिलाफत आंदोलन। कब हुआ है? 1919 में हुआ है। अब गांधी जी इस समय इंडिया में मौजूद है, तो उन्होंने सोचा ये हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़िया एक अवसर बन रहा है, क्योंकि मुसलमान तो आंदोलन कर ही रहे हैं, तो हम भी शामिल हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। खिलाफत आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किया गया था। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसके नेता हैं अली बंधु, याद रखना, अली बंधु, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली।
और ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया जिसमें गांधी जी शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो बच्चा बच्चा जानता है, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये क्वेश्चन आप बताओ, इनमें से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि में गठित नहीं हुआ? पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं होने का। फिर ये कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि में गठित नहीं हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि इनमें से कितने ऐसे आयोग हैं जो 1935 से पहले या उसके साथ बनाए गए या जिनका प्रभाव भारत सरकार अधिनियम पर पड़ा। ऐसे कौन कौन से इसमें आयोग हैं जिनका प्रभाव 1935 के अधिनियम पर पड़ा है? क्वेश्चन है ये। एक बार और बता देता हूँ, क्वेश्चन का मतलब है ये जितने आयोग लिखे हैं ना, इनका असर भारत सरकार अधिनियम 1935 पर पड़ा या नहीं पड़ा। कितने ऐसे हैं जिनका पड़ा, कितने ऐसे जिनका नहीं पड़ा, तो एक एक करके देख लेते हैं। साइमन आयोग तो अभी हमने देखा 1927 में बना है, ठीक है। फिर है संयुक्त संसदीय समिति, ये बनी है 1933 में। गोलमेज सम्मेलन हम लोग जानते ही 1930 से लेकर के 1932 तक चलाए गए। और लिन लिथिगो समिति, इसको देखो आप लोग, लिन लिथिगो समिति जो है ये बनी है 1926 में, ठीक है। और इस समिति को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं रॉयल कृषि आयोग। अब जब नाम कृषि आयोग है तो काम भी किसका होगा? खेती का ही होगा, कृषि का ही होगा। इसका भारत सरकार अधिनियम से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है। अगस्त प्रस्ताव आया है 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से ये कहा कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दोगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे और आपको आधी अधूरी आज़ादी हम लोग दे देंगे, जैसे हमने अन्य राज्यों को, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, आयरलैंड है, इनको दे रखी है, वैसे ही आपको भी दे देंगे। तो इस प्रस्ताव के साथ 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, जिसका विरोध हुआ। और इसी के विरोध में हम लोग जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, याद रखना। आगे, क्रिप्स मिशन की असफलता का प्रमुख कारण बताओ। क्रिप्स मिशन, तो भैया क्रिप्स मिशन जो आया है भारत में, ये आया है 1942 में। स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आने के बाद ये भारत में आया। इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे बहुत ही फेमस चर्चिल, और उन्होंने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इसको भारत में भेजा था, लेकिन ये पूरी तरीके से असफल रहा, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, यानी आपको पूरी आज़ादी नहीं देंगे, तो पहला सही हो गया। इन्होंने कहा हम आपको तुरंत आज़ाद करने के पक्ष में नहीं है, तो दूसरा भी सही हो गया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो भी प्रांत भारत से अलग होना चाहे वो हो सकते हैं, तो ये भी। तो कुल मिला के सभी कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया और ये असफल हो गया। आगे देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं, ये थोड़ा गलत है, सही 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 आपको बताना है। इनमें से कौन सा युग्म सही है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं, सही बात है। ब्रिटिश और गैर ब्रिटिश शासन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इस नाम से है, इसको लिखा है दादा भाई नौरोजी ने, बिल्कुल सही है। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सभी सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑल इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना आई है 1946 में, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत का विभाजन, संविधान सभा का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त करना और अंतरिम सरकार समाप्त करना। तो देखो, भारत का विभाजन जब जो 1946 में आया तो हुआ ही नहीं है, तो पहला गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त करना, तो वो तो 1942 में ही खत्म हो गया, तो ये भी गलत। अंतरिम सरकार तो अभी बनी नहीं है, तो समाप्त कैसे करेंगे, ये भी गलत है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था संविधान सभा का गठन। और इसको भेजने वाले व्यक्ति कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के।
निम्न घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार इन्हें लगाना है आपको। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिप्स मिशन। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुआ है, तो फिर इसमें से पहले कौन हुआ है? तो देखो, मार्च में आया है क्रिप्स मिशन और अगस्त में हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। वेबल योजना है 1945 की और कैबिनेट मिशन है 1946 का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 इस सभी क्रम से लगे। लेकिन पेपर में ऐसे ना आएंगे, याद रखना। हाँ भैया, पेपर में तो ऊपर नीचे होंगे, तो अच्छे से पढ़ लो इसको। किसने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो हम सब लोग जानते हैं, उन महान व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का प्रथम गठन किसने किया? तो देखो, शब्दों पर ध्यान देना। बहुत सारे लोग भावनाओं में बह करके इसका जवाब सुभाष चंद्र बोस लगाए आएंगे और गलत हो जाएगा। प्रथम गठन की बात कर रहा है, गठन किसी और ने किया, पहले कमांडर इसके कोई और बने। तो गठन करने वाले व्यक्ति हैं कैप्टन मोहन सिंह और इसके पहले कमांडर कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो गठन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो गठन किया है इसका कैप्टन मोहन सिंह ने। और मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA में 12% लोग उत्तराखंड से थे, 12%। और नेताजी के आसपास के जितने महत्वपूर्ण लोग थे सब उत्तराखंडी थे। तो उत्तराखंड वालों के लिए गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इनमें से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं था? केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, और यंग इंडिया किसका है? ये है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ड्रेन थ्योरी को देने वाले व्यक्ति कौन है? अगर आपने थोड़ा सा भी मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत देने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना की। ठीक है, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथिगो। सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने वाले व्यक्ति भी यही हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। 24 देखो, कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? अब देखो, पूना पैक्ट कब हुआ है? पूना पैक्ट हुआ है 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ है? 1940 में ही हुआ है, लेकिन 8 अगस्त को आया है अगस्त प्रस्ताव, और अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगस्त प्रस्ताव आया है अगस्त में, जब नाम अगस्त है तो अगस्त में ही आएगा, और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ है अक्टूबर में 1940 में, दोनों 1940 में। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट में जवाब देना प्रॉपर डिटेल के साथ। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट में देना, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है ठीक ठाक लगे होंगे, ठीक ठाक स्तर के जो है क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे और आपका प्रॉपर रिवीजन हम लोग यहाँ पर करा देंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, सभी का। हमसे जुड़े रहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।